हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस्ड। आज के इस पार्ट 6 के अंदर हम 17 जुलाई 2023 के सेकंड शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट मी स्टार्ट। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई आपको दे रखी है 30 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर ये x जो है, यहाँ पर ये इन दोनों के अंतर से, यानी कि इन दोनों भुजाओं के डिफरेंस से तो क्या होगा, इन दोनों भुजाओं के डिफरेंस से तो बड़ा होगा और इन दोनों भुजाओं के योग के जो है, ये योग से जो है ये छोटा होगा। यानी कि ये आपके पास कितना आ जाएगा, 12 से बड़ा होगा x का मान और ये 72 से छोटा होगा। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम मोहन को एक सूटकेस 20% के लाभ पर बेचता है। यानी कि अगर यानी कि 20% के लाभ पर 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू होती है और मोहन इसे शाम को 40% लाभ पर बेचता है, यानी कि 2/5 होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। और यदि शाम इसके लिए यहाँ पर 1430 रुपये का भुगतान करता है तो राम ने इसे कितने में खरीदा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए CP, अगर उस वस्तु का CP यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है आपके पास यहाँ पर CP था, तो इसके ऊपर यहाँ पर ये जो है राम जो है कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, ये 5 पर 1 यूनिट का यानी कि 6/5 कैलकुलेट कर लेंगे। और यहाँ पर मोहन इसे शाम को 40% लाभ पर यानी कि 5 पर 2 का प्रॉफिट कर रहा है, यानी कि 7/5। और शाम इसके लिए यहाँ पर, यदि शाम इसके लिए यहाँ पर 1430 का भुगतान करता है तो यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा 1430 के। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपके पास 2 से कटेगा तो ये आपके पास 3 आ जाएगा और यहाँ पर ये आधा करेंगे इसका तो ये 715 आ जाएगा। और ये CP बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, 715 इंटू में आपके पास ये 25 आएगा, डिवाइड करेंगे इसको 21 से तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 25 पंजे 125 और हासिल आएगी आपके पास ये 2 और 25 और 2 कितना हो जाएगा, हासिल आएगी 12, ठीक है। और 25 12 कितना हो जाएगा 37, हासिल आएगी 3 और 25 7 175 और ये आपके पास 178 आ जाएगा। और डिवाइड करेंगे इसको 21 से तो ये आपके पास 25 8 कितना होता है, 25 8 168, हासिल बचेगी 10, उतारेंगे 7 यानी कि 25 पंजे 105, हासिल बचेगी आपके पास यहाँ पर 25 पंजे 105 और यहाँ पर हासिल, यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी आपका मिल चुका है 8 5 करके, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा समय जो है आपके पास बर्बाद करने की कोई ज़रूरी नहीं है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास दे रखा है 15 पुरुष किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं और 25 महिलाएं उसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि सभी 15 पुरुष और 25 महिलाएं एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा। यहाँ पर देखिए 25 पुरुष जो है इनको A मान लीजिए और 25 महिलाएं जो हैं इनको B मान लीजिए। तो यहाँ पर ये 15 पुरुष कितने क्या हो जाएंगे A और ये 25 महिलाएं ये भी आपके पास क्या हो जाएंगी B। अब क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो ये आपके पास कौन सा क्वेश्चन बन रहा है कि A इतने दिन में काम करता है और B इतने दिन में काम करता है, तो A और B दोनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं। तो इस तरह का ये क्वेश्चन आपको बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर आपको बता रखा है, एक फॉर्मूला बता रखा है कि A जो है X दिन में काम करता है और B Y दिन में काम करता है। तो फॉर्मूला होता है X इंटू में Y बटे में X प्लस Y। तो ये आपके पास यहाँ पर दे रखा है 25 दिन में काम कंप्लीट करता है और 40 दिन में। तो 25 इंटू में 40 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 65 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 13 पंजे 65 इनको गुणा कर दीजिए, आपके पास कितना आ जाएगा 25 चौके 100 यानी कि 1000 आ जाएगा बट्टे 65। 13 से ये कट रहा है, ठीक है। आप काट दीजिए इसको, 13 पंजे 65, 5 से कट रहा है, ठीक है। 5 से ये कटेगा 13 पंजे 65 और ये 5 से कटेगा 200 आ जाएगा, 200 बट्टे 13 यानी कि 13 एकम 13, हासिल बचेगी 7, उतारेंगे 0, 13 पंजे 65, शेषफल बचेगा 5/13 दिन जो है यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A B और C एक साथ एक समान बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। वे 1200 मीटर लंबाई के एक वर्ताकार ट्रैक के परितः क्रमशः 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। A और B एक ही दिशा में दौड़ते हैं जबकि C अन्य 2 के विपरीत दिशा में दौड़ता है। वे पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझिए, यहाँ से देखिए A और B जो है एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। A इसी दिशा में दौड़ रहा है और B भी इसी दिशा में दौड़ रहा है, बट यहाँ पर C जो है वो विपरीत दिशा में दौड़ रहा है। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस जो है आपको बता रखी है 1200 मीटर है, ठीक है। वर्ताकार पथ की लंबाई 1200 मीटर है। अब A जो है यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है, B जो है यहाँ पर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है और C दे रखा है 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है। तो यहाँ पर इनके द्वारा लिया गया समय आप कैलकुलेट कर लेंगे तो समय कितना होगा, इसके द्वारा लिया गया समय आपके पास कितना हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे 1200 को तो ये आपके पास 600 सेकेंड आ जाएगा। और यहाँ पर ये 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 4 3 12 यानी कि 300 सेकंड आ जाएगा। और ये 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 6 दूनी 12 यानी कि 200 सेकंड आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको पता है कि ये तीनों एक साथ कहाँ पर मिलेंगे। अगर हम इनके तीनों समय का जो है इन तीनों द्वारा लिए गए समय का जो है LCM कैलकुलेट कर लें, ठीक है। LCM कैलकुलेट कर लें तो उतने समय पर जो है ये तीनों एक साथ मिलेंगे। तो यहाँ पर 600 300 और 200 का LCM कितना होगा, 600 होगा। और ये 600 सेकंड में आया है, ऑप्शन आपको मिनट में दे रखे हैं तो इस 600 को आप मिनट में कन्वर्ट
कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि 600 डिवाइडेड बाय 60 यानी कि 10 मिनट आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा बराबर 4/5 है तो टेन थीटा माइनस कोट थीटा का मान ज्ञात करें। तो ये आपके पास यहाँ पर देखिए, ये अगर कोण थीटा है तो ये आपको 4 दे रखा है और ये 5 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा 3। देखिए ट्रिपलेट आपको याद करने हैं, ट्रिपलेट याद कर लेंगे तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा, नहीं तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और अपना समय बेकार में ही बर्बाद करेंगे। तो यहाँ पर ये टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, यानी कि यह 4/3 आ जाएगी, और कोट थीटा यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 3/4। इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, और ये 4 चौके 16 माइनस का 9 हो जाएगा, और यानी कि 7/12 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैग में लाल, हरे और नीले पेन आपको दे रखे हैं। लाल, नीले और हरे पेन का दिए गए क्रम में अनुपात ये है। यदि बैग में पेनों की कुल संख्या 320 थी तो यहाँ पर देखिए रेड और ब्लू और ग्रीन, इनका अनुपात आपको दे रखा है 7:4:9 दे रखा है। अब यहाँ पर इनका टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 7 4 11, 11 और 9 कितना हो जाएगा, 20 यूनिट हो जाएगा। और 20 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितने दे रखे, 320 दे रखी है, तो कितने गुना दे रखी है, 16 गुना दे रखी है। तो ये रेड पेन की संख्या आपसे पूछी गई थी, रेड पेन की यहाँ पर संख्या पूछी गई, तो रेड पेन की संख्या 7 यूनिट ना होकर ये 7 का 16 गुना होगी, और ये 16 गुना कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 112 आ जाएगा, ठीक है, 112। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 10π/6 प्लस के अंदर sec π/6 बराबर x दे रखा है, तो x का मान आपको बताना है। तो पाई बराबर आपको पता है 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री यहाँ पर रखेंगे तो ये 10 30 डिग्री बनेगा, और 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, और प्लस के अंदर sec 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3 होती है। अब यहाँ पर ये आपके पास ऊपर आ जाएगा 3 और बटे में √3। अब यहाँ पर 3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास √3 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x⁴ - 2x² + 1 को सरलीकृत कीजिए, और बटे के अंदर आपको ये दे रखा है, ठीक है, x² - 2x + 1, इसको सरल करके बताना है। तो इसको देखिए मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ऊपर x² का होल स्क्वायर, और माइनस के अंदर 2 × में 1 × में x² लिख सकता हूँ, और प्लस में 1 दे रखा है, इसका भी स्क्वायर कर सकता हूँ, और बटे के अंदर जो है यहाँ पर x² और माइनस के अंदर 2 × 1 × x लिख सकता हूँ, और ये प्लस के अंदर 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर देखिए किसका फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ऊपर x² - 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पर बटे में x - 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पर ऊपर देखिए, अगर मैं इस एक का स्क्वायर कर दूँ, यहाँ पर एक का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो ये a² - b² का ब्रैकेट के अंदर जो है फॉर्मूला लगता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये x - 1 होगा, और इनटू में x + 1 होगा, x² - 1 स्क्वायर बराबर, ठीक है। तो ये इसका स्क्वायर भी दे रखा है ऊपर, तो इन दोनों ब्रैकेट्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर भी हो जाएगा, और बटे के अंदर x - 1 का होल स्क्वायर है। अब x - 1 का होल स्क्वायर से x - 1 का होल स्क्वायर कट जाएगा, और x + 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x² प्लस के अंदर 2x + 1 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर a, b और c एक कार्य को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में कंप्लीट 40 दिन और 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि काम की शुरुआत a से होती है और वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए a जो है यहाँ पर 30 दिन में काम कंप्लीट करता है, और बी जो है वो 40 दिन में काम कंप्लीट करता है, और सी जो है यहाँ पर ये 50 दिन में काम कंप्लीट करता है। इन तीनों का आप एलसीएम लेंगे तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आपके पास 4 × 12 और 12 × 5 60, यानी कि 600 यूनिट जो है यहाँ पर टोटल वर्क आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर इनकी एफिशिएंसी यानी कि क्षमताएं कैलकुलेट करें तो 30 का भाग करेंगे 600 के अंदर, ये आपके पास 20 यूनिट इसकी क्षमता आ जाएगी, और ये 40 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 यूनिट इसकी क्षमता आ जाएगी, और 50 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 12 यूनिट इसकी क्षमता आ जाएगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया कि ए से काम की शुरुआत होती है और वे बारी बारी काम करते हैं, यानी कि पहले दिन ए काम करता है और फिर बी काम करता है और फिर सी करता है। अब यहाँ पर फिर से ए आएगा, फिर बी आएगा और फिर सी आएगा, तो इस तरह से ये सीरीज़ जो है यहाँ पर चलती जाएगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 3-3 दिन का यहाँ पर पेयर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो आप यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे कि 3 दिन में टोटल कितना काम हो रहा है। तो 3 दिन में यहाँ पर क्षमताएं आप कैलकुलेट कर चुके हैं। इसकी क्षमता कितनी थी, 20 यूनिट, ए की क्षमता 20 यूनिट आई थी, और यहाँ पर बी की 15 और इसकी 12। अब यहाँ पर टोटल 3 दिन के अंदर कितने यूनिट का काम हो रहा है, 3 दिन के अंदर जो है यहाँ पर 15 12 17 27 और 20 कितना हो जाएगा 47, यानी कि 3 दिन के अंदर 47 यूनिट का काम हो रहा है। अब यहाँ पर 47 को जो है आप 600 के करीब ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टोटल वर्क आपके पास 600 यूनिट का था। तो यहाँ पर इस 600 यूनिट के अगर हम करीब ले जाने की इसको कोशिश करें तो यहाँ पर देखिए इस 47 को कितने से गुणा करें, अगर यहाँ पर देखिए 50 होता तो 12 × 5 = 60, यानी कि 12 से गुणा करके इसको 600 के करीब ले जाते। बट यहाँ पर इसको 13 से गुणा करके देखते हैं तो 13 × 4 = 52, यानी कि 520, और 13 × 7 = 91, तो ये तो 600 से ज़्यादा जा रहा है, यानी कि 12 से ही इसको गुणा करना पड़ेगा। और 12 × 7 = 84, हासिल 8 है कि 12 × 4 = 48, 8 × 56, यानी कि 564 यूनिट का काम होगा कितने दिन में। इसको भी 12 से गुणा करना पड़ेगा, ये 12 × 3 = 36, यानी कि 36 दिन में जो है 564 यूनिट का काम जो है हो जाएगा। अब यहाँ पर शेष काम कितना बचा वो आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आपके पास
शेष काम इस इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 600 में से माइनस कर देंगे 564, तो 600 में से 564 माइनस करेंगे तो ये आपके पास 36 यूनिट यहाँ पर बच रहा है। अब यहाँ पर देखिए काम यहाँ पर हर जगह जो है बी से सी तक, सी से कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, सी पर खत्म हो रहा है। तो अब यहाँ पर ये 36 यूनिट का काम करने के लिए पहले कौन आएगा, ए। अब ए यहाँ पर एक दिन में 20 यूनिट काम कर सकता है, तो ए अपना 20 यूनिट काम करके चला जाएगा। अब कौन आएगा, बी की बारी आएगी। अब यहाँ पर 36 में से 20 घटाएंगे तो ये आपके पास 16 बचेगा, और बी यहाँ पर ये 15 यूनिट का काम कर सकता है, ठीक है, एक दिन में। तो ये 16 में से 15 यूनिट का काम इसने करके कर लिया, ठीक है, और करके चला गया। इसके बाद यहाँ पर सी की बारी आती है। अब सी के लिए यहाँ पर 16 में से 15 और माइनस करेंगे तो 1 यूनिट ही बचा है। अब ये 1 यूनिट का काम करेगा, 1 यूनिट का काम करेगा तो इन्हें कितना समय लगेगा। यहाँ पर देखिए 1 दिन का समय लगा, यहाँ पर भी इसको भी 1 दिन का समय लगेगा, और यहाँ पर इसको कितना समय लगेगा, 1 यूनिट का काम करने में इसको समय लगेगा। इसकी क्षमता दे रखी 12 यूनिट, तो ये 1/12 दिन जो है इसको समय लगेगा। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डेज की बात करें तो यहाँ पर ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास 36 दिन, और ये 1 दिन, और ये 1 दिन, यानी कि 38 दिन, और ये आपके पास 1/12 इसमें ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ टोटल डेज इस इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 38 सही 1/12 दिन का जो है आपके पास यहाँ पर समय लग जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक सिपाही चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है। जब सिपाही उसका पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ने लगता है। यदि सिपाही की चाल 8 किलोमीटर पर आवर है और चोर की चाल 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ता है, तो यहाँ पर सिपाही के चोर को पकड़ने से पहले चोर की कितनी दूरी मीटर में तय कर पाएगा, यानी कि मीटर में आपको यहाँ पर बताना है कितने मीटर की दूरी तय कर पाएगा। तो यहाँ पर आप इनकी चालों का अनुपात कैलकुलेट करें। यहाँ पर 8 किलोमीटर पर आवर और 6 किलोमीटर पर आवर इनके बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करें, यानी कि रिलेटिव स्पीड इनके कैलकुलेट करें, तो ये आपके पास 2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। और 2 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर इनकी वैल्यू जो है डिफरेंस कितना दे रखा है, यहाँ पर देखिए इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, ये आपको 200 मीटर दे रखी है। तो यहाँ पर 2 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर पूछी गई आपसे सिपाही के चोर को पकड़ने से पहले, यानी कि चोर के द्वारा तय की गई नई दूरी पूछी गई है। तो ये चोर द्वारा तय की गई दूरी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 6 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू 200 मीटर, तो इसको गुणा कर देंगे 3 से, तो ये आपके पास 6 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू आ जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू आ जाएगी 3 गुणे 200, यानी कि 600 मीटर के यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सुहानी 90,000 की अपनी पूरी आय पर 30% की दर से कर का भुगतान करती है और रितिका ₹Y की अपनी पूरी आय पर 40% की दर से कर का भुगतान करती है। यदि उनकी संयुक्त आय पर कर की कुल दर 37% हो जाती है तो Y का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आप एलिगेशन जो है लगा सकते हैं। 90,000 का यहाँ पर देखिए पहले आपको आय दे रखी किसकी, सुहानी की, और रितिका अपनी ₹Y की आय पर, रितिका जो है ₹Y की आय पर जो है वो कितने रुपए का 40% की दर से यहाँ पर कर का भुगतान करती है, ये 30% की दर से और ये 40% की दर से। तो यहाँ पर इनके संयुक्त आय पर जो है कर की दर कितनी हो जाती है, ये 37% हो जाती है। अब यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा दीजिए, तो ये आपके पास 40 में से 37 घटाएंगे तो ये 3 बचेगा और ये यहाँ पर 7 बचेगा। इनका रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो ये 3:7 आ जाएगा। क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 90,000 दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 90,000 दे रखी है, तो ये 3 का कितना गुणा दे रखा है, यानी कि 30,000 गुणा दे रखा है। तो ये 7 ना होकर Y की वैल्यू 7 ना होकर यहाँ पर कितना गुणा हो जाएगी, 7 का 30 गुणा हो जाएगी, ठीक है, 30,000 गुणा हो जाएगी। तो ये आपके पास 210,000 आ जाएगा। 210,000 का मतलब 2,10,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह तालिका वर्ष 2012 से 2016 के दौरान 4 राज्यों दिल्ली, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र से एक प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित पात्र पाए गए और चयनित उम्मीदवारों की संख्या दर्शाती है। समीक्षा दिन अवधि के दौरान महाराष्ट्र से चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान दिल्ली से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो दिल्ली से चयनित उम्मीदवारों की संख्या ये हो जाएगी टोटल, और महाराष्ट्र से ये हो जाएगी टोटल। महाराष्ट्र से कैलकुलेट करें तो चयनित उम्मीदवारों की संख्या कितनी आ जाएगी, ये आपके पास हो जाएगी 85 और 65, ये नीचे वाला 65 कितना हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा, और 150 प्लस 130 यानी कि 280, और 280 80 360 364 हो जाएगा, ठीक है। अब ये बटे के अंदर इसका महाराष्ट्र, ये दिल्ली का कैलकुलेट करेंगे टोटल तो ये 48 और ये 82 कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 90 और 40 130 हो जाएगा, और ये 200 290 290 200 380 384 ये हो जाएगा, और इनटू में इसको करेंगे 100। तो ये यहाँ पर कितने से कटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये 4 से कटेगा 9 चौके 36, और ये 6 चौके 24, और ये 4 से कटेगा ये 25 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 4 से फिर से कटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, 4 दूनी का 8 और ये 4 चौके 16 और ये 9 चौके 36, 4 एकम 4। अब यहाँ पर देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 एकम 25, 25 एकम 25 का 5 हासिल 2 आएगी, और 25 नंबर 225 और 2 कितना हो जाएगा 227, डिवाइड करेंगे इसको 24 से तो ये 240, यानी कि 10 बार तो जा नहीं पाएगा, यानी कि 9 बार ही जाएगा। 24 नंबर 216 होता है, और शेषफल यहाँ पर बचेगा 11, उतारेंगे 5। अब यहाँ पर 5 बार जाएगा नहीं, 120 होता है क्योंकि 4 बार ही जाएगा, 24 चौके 96। अब ये 94 करके यहाँ पर एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो 0.79% आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसके बाद 13वें क्वेश्चन की बात करेंगे, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा में 34% की वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर देखिए
इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू में भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर दे रखा है, यानी कि भुजा कितनी बार यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है। तो यानी कि भुजा के अंदर 34% की 2 बार क्रमिक वृद्धि होगी। तो यहाँ पर ये 34% का जो है एकल वृद्धि यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, 34 + 34 और ये प्लस के अंदर 34 इंटू में 34 और डिवाइड करेंगे इसको 100 से। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 34 + 34 कितना हो जाएगा 68, 68 और प्लस के अंदर ये 34 का स्क्वायर कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये आपके पास हो जाएगा 4 चौके 16 का 6 और हासिल आएगी यहाँ पर 1 और 4 3 का 12 2 24 1 25 का 5 हासिल आएगी यहाँ पर 2 और 3 का स्क्वायर 9 और 2 11, यानी कि ये पॉइंट लगा देंगे 2 स्थान पर। तो ये आपके पास ऐड करेंगे इनको तो 79.56% जो है यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निश्चित दर पर निवेश की गई राशि पर 7 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन आपको दे रखा है, ठीक है। 7 वर्षों का अमाउंट आपको ये दे रखा है, 7 वर्षों का, और 11 वर्षों का अमाउंट आपको ये दे रखा है। तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं 11 वर्ष, यानी कि 11 साल का अमाउंट आपको ये दे रखा है 18,906 और 4 साल का आपको दे रखा है, सॉरी ये 7 साल का दे रखा है, 7 साल का आपको दे रखा है कितना 14,522। तो आप यहाँ पर इनका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 4 साल का ये ब्याज आ जाएगा, ठीक है, यानी कि साधारण ब्याज आ जाएगा ऐसा ही। अब यहाँ पर ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 4 और 10 में से 2 घटाएंगे 8 बचेगा और यहाँ पर 8 में से 5 घटाएंगे 3 बचेगा और ये 4 बचेगा यहाँ पर, यानी कि 4 साल का साधारण ब्याज ये ऐसा ही है, ठीक है। मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ 4 साल का ये ऐसा ही आ चुका है, ठीक है। अमाउंट का डिफरेंस इनके ऐसा ही के बराबर हो जाए, ठीक है। तो ये आपके पास 7 साल का इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 7 साल का आप ब्याज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके पास कितना हो जाएगा 4,384 और डिवाइड करेंगे 4 से और गुणा कर देंगे 7 से, तो ये 7 साल का आ जाएगा, यानी कि 4 एकम 4 और टूटे भाग के बिंदु और ये 9 चौके 36 और 6 चौके 24। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42 का 2 हासिल 4 और 9 7 63 4 कितना हो जाएगा 67 हासिल 6 और ये 4 एकम 4 4,672 आपके पास ये 7 साल का ऐसा ही आ जाएगा। ये भी आपके पास ऐसा ही आ चुका है। अब यहाँ पर अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पर ये प्रिंसिपल कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला होता है कि ये P = A - SI, यानी कि अमाउंट में से माइनस कर दें सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर देखिए ये आपके पास ये 7 साल का अमाउंट जो है ये आपको दे रखा है 14,552। तो ये आपके पास प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, ये 14,522 में से माइनस करेंगे ये आपके पास 4,000 1 मिनट, यहाँ पर कुछ मिस्टेक किया गया, ये 7 से मल्टीप्लाई किया था, ये 7,000 आएगा ना, ये यहाँ पर 7,672 आ जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस करेंगे तो ये आपके पास 2 में से 2 जाएगा, ये 0 और ये यहाँ पर 12 में से 7 जाएगा तो ये आपके पास कितना बचेगा 5 बचेगा और ये यहाँ पर 14 में से 6 जाएगा, ये 8 बचेगा और ये 13 में से 7 जाएगा, ये 6 बचेगा, 6,850 जो आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 3 + 3 का स्क्वायर + 3 का क्यूब + 3 ये प्लस डैश डैश दे रखा है 3 की पावर 8 का योग ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पर देखिए गुणोत्तर श्रेणी का कंसेप्ट जो है आपको पता होना चाहिए। अगर वो कंसेप्ट आपको पता है तो 3 से 4 लाइन के अंदर जो है इसका आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पर अगर आपको नहीं पता है तो पहले इसको देख लीजिए। यहाँ पर देखिए इसको आप कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को आप हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी जो है इसका व्यापक रूप जो है मैंने यहाँ पर ये दिखा रखा है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पर ए जो है इसे कहते हैं यहाँ पर प्रथम पद, फर्स्ट टर्म्स, प्रथम पद। और यहाँ पर जो है आर जो है आर यूज हुआ है उस आर को कहते हैं कॉमन रेशियो, यानी कि सारवां अनुपात। ठीक है, ये आपके पास आर हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर ये nth टर्म्स दे रखा है, लास्ट पद ए आर की पावर n-1 जो है इसको nवां पद कहते हैं। और यहाँ पर देखिए इसको मैं अगर T1 मान लूँ, इस वाले पद को T1 मान लूँ और इस वाले पद को T2 मान लूँ तो ये आपके पास ये T3 हो जाएगा, ये अगला वाला पद ये T3 हो जाएगा, एंड डैश 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 इस तरह से चलता जाएगा। और ये लास्ट वाला पद जो है ये Tn होगा। तो इससे पहले वाला पद, इससे पहले भी कोई पद रहा होगा, वो क्या होगा Tn-1 होगा। तो यहाँ पर देखिए अब सार्वनुपात का कंसेप्ट आप यहाँ पर समझेंगे। तो ये सार्वनुपात क्या होता है, और यहाँ पर सार्वनुपात कैसे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट टर्म्स तो प्रथम पद तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। बट यहाँ पर सार्वनुपात क्या होता है, ये आप T2 में अगर आप यहाँ पर किसी भी पद में जस्ट उससे पीछे वाले पद का भाग देंगे, यानी कि T2 में T1 का भाग देंगे तो ये आपके पास जो भी आएगा वो सार्वनुपात आएगा। बट यहाँ पर देखिए आप किसी भी पद में उससे जस्ट पीछे वाले पद का भाग दे सकते हैं। तो ये T3 में अगर आप T2 का भाग देंगे तो भी आपके पास सार्वनुपात ही आएगा और ये आपस में बराबर आएगा। इसी तरह से T4 में T3 का भाग से दे सकते हैं, T5 में T4 का भाग दे सकते हैं। तो ये आपके पास व्यापक फॉर्म में इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Tn, यानी कि अंतिम पद Tn है और बट्टे में इससे पीछे वाला पद Tn-1 का भाग देंगे तो भी आपके पास ये सार्वनुपात आएगा। हर जगह यहाँ पर सार्वनुपात जो है बराबर ही आएगा।
तो यहाँ पर दो फॉर्मूले आपके पास होते हैं गुणोत्तर श्रेणी का योग ज्ञात करने के। तो पहला फॉर्मूला आपके पास होता है एस एन इज इक्वल टू आपके पास होता है ए इंटू में आर की पावर एन माइनस वन इन अपॉन के अंदर आर माइनस वन। अब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला जो है कब यूज़ किया जाता है, इसके लिए एक कंडीशन है, इफ़ आर नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि आर की वैल्यू यहाँ पर जीरो नहीं होनी चाहिए। एंड क्योंकि जीरो होगा तो बट्टे के अंदर जीरो आ जाएगा और हमारे पास आंसर जो है अनंत आ जाएगा। तो यहाँ पर आर जो है जीरो नहीं होना चाहिए। एंड दूसरा जो है यहाँ पर आर की वैल्यू जो है एक से बड़ी होनी चाहिए, एक से बड़ी होगी तभी हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। बट यहाँ पर अब आपके माइंड के अंदर एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आर की वैल्यू अगर एक से छोटी होगी तब हम किस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर एस एन बराबर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए की पावर ए इंटू में यहाँ पर आर की पावर एन माइनस वन की जगह अब वन माइनस आर की पावर एन हो जाएगा और बट्टे में वन माइनस आर हो जाएगा। इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। बट इसकी भी यहाँ पर कंडीशन है आर नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए और एंड आर जो है ये आपके पास एक से छोटा हो तब आप इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो आई होप यहाँ पर ये आपको गुणोत्तर श्रेणी का ये वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। यहाँ पर ये श्रेणी होगा गुणोत्तर श्रेणी, तो यहाँ पर ये गुणोत्तर श्रेणी होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए 3 प्लस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये 3 प्लस 3 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पर मैं टर्म्स जो है नाम दिया था, यहाँ पर ये T1 हो जाएगा, ये T2 हो जाएगा, ये T3 हो जाएगा, इस तरह से यहाँ पर ये T8 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर पदों की संख्या देखी जाए तो ये कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। और ये प्रथम पद कहलाता है, यानी कि ए बराबर कितना दे रखा है, ए बराबर यहाँ पर 3 हो जाएगा और एन बराबर कितना हो जाएगा 8 और एक वैल्यू ज़रूरी पड़ेगी हमें आर की, यानी कि सार्वनुपात। सार्वनुपात आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, T2 में से जैसे कि T1 का भाग दे दिया, T3 में T2 का भाग दे दिया, तो किसी पद में उससे जस्ट पीछे वाले पद का भाग देंगे तो आपके पास सार्वनुपात आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर 3 के स्क्वायर में भाग देंगे हम 3 का तो ये आपके पास 3 आ जाएगा, ये सार्वनुपात आ जाएगा। अब ये 3 जो आया है ये एक से छोटा है या बड़ा, एक से बड़ा है। तो यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला यहाँ पर ये वाला पढ़ा था, एक से बड़ा होगा तो आप इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, यानी कि यहाँ पर एक से बड़ा है सार्वनुपात। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन को अब आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास कितना होगा, देखिए यहाँ पर एस एन बराबर फॉर्मूला था हमारे पास, एस एन बराबर ए इंटू में आर की पावर एन माइनस वन और डिवाइड करेंगे आर माइनस वन से। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास 3 हो जाएगा, इंटू में 3 की पावर यहाँ पर 8 हो जाएगी और माइनस में 1 और बटे के अंदर 3 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 की पावर 8 की वैल्यू की ज़रूरी यहाँ पर आपको पड़ेगी। तो 3 की पावर 8 की वैल्यू क्या होगी, 3 की पावर 8 को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 4, यानी कि ये 81 गुणे 81। अब यहाँ पर 81 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर इसका स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 गुणे 8, 8 गुणे 2 यानी कि 16 और 16 का 6 हासिल आएगी आपके पास 1। अब 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 64 और 1 कितना हो जाएगा 65। तो ये आपके पास 3 के पावर 8 की वैल्यू आ चुकी है। तो ये अब आपके पास बराबर हो जाएगा 3 इंटू में 6561 माइनस 1 और बटे के अंदर 2। तो ये आपके पास बराबर हो जाएगा 3 गुणे ये आपके पास 6560 हो जाएगा और बटे के अंदर 2। अब यहाँ पर इसको अगर आप कैंसिल करेंगे 2 से तो ये आपके पास 3 दूनी का 6, 2 दूनी 4 और 8 दूनी का 16, 3280 आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से तो ये 8 3 का 24 और हासिल आएगी 2 और 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा ये 8 और 3 3 का 9 यानी कि 9840 जो आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिन में कंप्लीट कर सकता है और बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करें तो उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए ए जो है ये काम कर रहा है 5 घंटे प्रतिदिन और 8 दिनों में काम कंप्लीट कर सकता है, तो ये आपके पास टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर बी जो है वो 6 घंटे में काम कर सकता है और 10 दिन में ये काम कंप्लीट कर सकता है। तो यहाँ पर ये दोनों आपके पास टोटल वर्क आएंगे, टोटल वर्क होने के कारण ये आपस में बराबर होंगे, ये 5 दूनी का 10 होगा और ये यहाँ पर 4 दूनी का 8 होगा, फिर 2 से कट रहा है ये 2 बार आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से आपके पास ए और बी की क्षमताओं का अनुपात आ जाएगा 3:2। तो आप यहाँ पर टोटल वर्क जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल वर्क आपके पास कहाँ किधर भी रख के सॉल्व कर लीजिए, मैं इधर रख लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास b इंटू में 6 इंटू में 10 आ जाएगा और b की क्षमता आप यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं कितनी है 2 यूनिट। तो ये 2 इंटू में 6 गुणे 10 यानी कि 60 और ये 6 दूनी का 12 120 आ जाएगा, यानी कि ये टोटल वर्क आपके पास 120 यूनिट आ चुका है। क्वेश्चन में बोला गया कि यदि वे दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ए और बी जो है दोनों मिलकर प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं 8 घंटे और हमने मान लिया कि ये डी दिनों में जो है कंप्लीट हो जाता है और टोटल वर्क के बराबर होगा 120 के बराबर होगा। अब यहाँ पर इनकी क्षमताएं रखेंगे तो ए की क्षमता हमने कैलकुलेट की थी कितने 3 यूनिट और बी की क्षमता 2 यूनिट, तो 3 और 2 ये 5 5 8 40 और 40 इंटू में डी इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 120। तो यहाँ से आपके पास डी बराबर कितना आ जाएगा, ये 40 से इसको डिवाइड करेंगे यानी कि 3 दिन आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 23.1 सेंटीमीटर लंबा एक चाप वर्त के केंद्र पर 18 डिग्री का कोण अंतरित करता है, उस वर्त का क्षेत्रफल कितना है, मानिए पाई बराबर आपको 22/7 दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे देखिए,
देखिए यहाँ पर ये 23.1 सेंटीमीटर लंबा एक चाप दे रखा है जो वर्त के केंद्र पर 18 डिग्री का कोण बनाता है। तो उस वर्त का क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए यहाँ पर पाई बराबर 122/7 यूज़ करना है। और यहाँ पर ये थीटा की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? ये 18 डिग्री दे रखी है। और यहाँ पर ये एस दे रखा है, यानी कि चाप एस बराबर 23.1 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, ये सेंटीमीटर में दे रखा है। रेडियस आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये आपके पास रेडियस आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए थीटा जो है आप इसको पहले कन्वर्ट कर लीजिए रेडियन में। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं थीटा को? ये देखिए 18 डिग्री का दे रखा है कोण, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? पाई बटे 180 से गुणा करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? ये 10 बार कट जाएगा, यानी कि ये पाई बटे 10 आपके पास ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप इस वर्त की त्रिज्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वर्त की त्रिज्या बराबर होती है चाप बटे कोण के, यानी कि चाप बटे कोण यहाँ पर करेंगे तो ये चाप की लंबाई आपको दे रखी है 23.1 सेंटीमीटर दे रखी है। और डिवाइड करेंगे इसको पाई बटे 10 से, तो ये पाई नीचे आ जाएगा और 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 से कट जाएगा और ये पाई 231 बटे पाई आ जाएगा। और यहाँ पर ये वर्त का क्षेत्रफल भी आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर ये पाई इंटू में आर का स्क्वायर करेंगे तो 231 बटे पाई इंटू में 231 बटे पाई। तो यहाँ पर देखिए पाई से पाई एक पाई कट जाएगा। और यहाँ पर ये पाई की वैल्यू जो है यहाँ पर आपको पता है 22/7 होती है। तो 22/7 रखेंगे तो ये आपके पास 7 ऊपर चला जाएगा और 231 इंटू में 231 आएगा और बट्टे के अंदर आएगा 22। अब यहाँ पर देखिए 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22 और ये 11 दूनी 22 और 11 एकम 11। अब यहाँ पर 21 से गुणा करा लीजिए पहले, तो ये आपके पास हो जाएगा 21 एकम 21 का 1 और यहाँ पर ये 21 एकम 21 का 1 हो जाएगा। और 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 21 तीन 63 और 63 और 2 65 हासिल आएगी 6 और 21 दूनी 42 और 6 48 हो जाएगा। और इसको गुणा कर दीजिए 7 से और डिवाइड कर दीजिए इसको 2 से। तो ये 7 एकम 7, 7 पंजे 35 का 5 हासिल 3, 7 8 56 और 3 59 हासिल आएगी 5, 7 सौ के 28 और 5 33 आएगा। और डिवाइड कर देंगे इसको 2 से, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 एकम 2, 6 दूनी का 12, 9 दूनी का 18 और 7 दूनी का 14 और 8 दूनी का 16 और 0.5 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये सेंटीमीटर में स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल कैलकुलेट किया। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पाई चार्ट में एक स्टोर में 5 कंपनियों ए बी सी डी और ई के लैपटॉप की मासिक बिक्री को दर्शाया गया। यदि एक महीने में स्टोर द्वारा 2500 लैपटॉप बेचे गए तो कंपनी ए के बेचे गए लैपटॉप की संख्या और कंपनी सी के बेचे गए लैपटॉप की संख्या का अंतर आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए 100% किसके बराबर दे रखा है? 2500 लैपटॉप बेचे गए थे, तो यानी कि 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1% की वैल्यू हो जाएगी 25। अब इस ए का और यहाँ पर सी का जो है अंतर आपसे पूछा गया, तो यहाँ पर देखिए आपके पास कितना हो जाएगा? 40% में से माइनस करेंगे 8%, तो ये आपके पास 32% आ जाएगा। 1% की वैल्यू 25 है तो 32 इंटू में 25 आ जाएगा। 25 दूनी 50, 25 तीन 75 और ये 5 कितना हो जाएगा? 80, यानी कि 800 आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12%, 20% और 25% की क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट कितनी होगी? तो यहाँ पर पहले आप इन दोनों की एकल छूट कैलकुलेट कर लीजिए। इन दोनों की एकल छूट जितनी भी आएगी, ठीक है, और उसकी और फिर 25% की एकल छूट कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो 12 प्लस का 20 माइनस के अंदर 12 गुणा 20 आप बट्टे के अंदर आ जाएगा 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा 32 माइनस करेंगे 2.4, तो ये आपके पास आ जाएगा 29.6। अब यहाँ पर आप 29.6 और प्लस करेंगे ये 25% के साथ कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 29.6 और इंटू में आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 100। अब ये 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100 और ये 4 से काटेंगे तो ये 7 चौके 28 और ये 4 चौके 16, यानी कि 7.4 आ जाएगा। और 7.4 यहाँ पर पहले माइनस करेंगे 29.6 में से तो 22.2 बचेगा और 25 ऐड करेंगे तो ये 47.2% आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए इस शंकु के जो है ये आपको त्रिज्या दे रखी है, आधार की त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर दे रखी है। हाइट दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर इसकी ढालू लंबाई यानी कि तिर्यक ऊंचाई जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपके पास कितनी हो जाएगी? L बराबर हो जाएगी अंडर रूट के अंदर 8 का स्क्वायर प्लस के अंदर 6 का स्क्वायर, यानी कि 64 प्लस 36 100 और 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, यानी कि L की वैल्यू आपके पास 10 आ जाएगी। अब इसका फॉर्मूला जो है, इसका वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू में आर प्लस एल। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर की वैल्यू 6 इंटू में आर की वैल्यू 6 प्लस के अंदर ये 10 रखेंगे तो 16 6 96, यानी कि 22 इंटू में 96 और बट्टे के अंदर 7 आएगा और 22 से गुणा करेंगे 96 को तो 22 के 132 होता है, हासिल आएगी 13, 22 9 198 और 13 कितना हो जाएगा? ये 211 हो जाएगा और बट्टे के अंदर 7 होगा
अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 त्रिका 21, एक में जाएगा नहीं, टूटे भाग की बिंदी, और 7 एकम 7, तो 301 करके एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो ये आपके पास राइट आंसर हो जाएगा 71 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर एक गजब की बात बताऊँ, इसके अंदर जो है आप इसका आयतन कैलकुलेट करेंगे शंकु का तो भी आपके पास यही आएगा, आप खुद करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये 88 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है आपको, तो 88 को आप क्या लिख सकते हैं, 88 को आप लिख सकते हैं 8 गुणे 11, यानी कि ये संख्या जो है 8 से भी डिवाइड होगी और 11 से भी डिवाइड होगी, तो इसको तो आप ऑप्शन से ही कर सकते हैं। इसके अंदर देखिए 8 से डिवाइड कौन से ऑप्शन हो रहे हैं, तो यहाँ पर 8 से डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अंतिम 3 डिजिट जो है 8 से डिवाइड होंगे, तो ये 12 8 96 और ये 12 8 96 और 8 एकम 8, यानी कि ये डिवाइड है, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद बात करें इसकी, तो ये 12 8 96 और 8 त्रिका 24, ये भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये तीनों ऑप्शन जो है ये 8 से ये दोनों ऑप्शन जो है 8 से डिवाइड नहीं होंगे, तो ये दोनों हट जाएंगे। अब यहाँ पर इन दोनों ऑप्शन में से जो है 11 से डिवाइड होगा वो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 8 और 11 से वो डिवाइड हो जाएगा, तो वो 88 से भी डिविजिबल माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, यहाँ पर अल्टरनेटिव्स पदों का योग और माइनस के अंदर करेंगे ये विषम स्थान पर जो है पदों का योग आप कैलकुलेट कर लेंगे, और विषम और सम स्थान पर पदों का योग कैलकुलेट कर लेंगे, और उसका अंतर कैलकुलेट करेंगे, तो वो जो अंतर आएगा वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो संख्या भी डिविजिबल होगी। तो यहाँ पर विषम पदों पर अंकों का योग कैलकुलेट करेंगे, तो ये 9 9 18 और 18 8 कितना हो जाएगा, 18 8 हो जाएगा ये 26, और 26 में से माइनस करेंगे ये इनका योग, यानी कि 9 और 6 15, तो ये आपके पास 11 आएगा, और 11 डिविजिबल है हाँ 11 से, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, दूसरा चेक करने की जरूरी भी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर x - 1 अपॉन x बराबर √6 दे रखा है और x ग्रेटर देन 1 दे रखा है, तो x की पावर 8 माइनस 1 अपॉन x की पावर 8 का मान क्या होगा। देखिए पहले तो इसको सोल्व कीजिए, x की पावर 8 माइनस 1 अपॉन x की पावर 8 को क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको मैं अगर इस तरह से लिख दूँ, x की पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस के अंदर 1 अपॉन x की पावर 4 का होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो है यहाँ पर लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x की पावर 4 इंटू में आप इसको लिख सकते हैं x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4। अब यहाँ पर देखिए x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x की पावर 4 के अंदर फिर से वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर लिख सकते हैं, और इंटू में आपके पास आ जाएगा ये x की पावर 2 प्लस के अंदर 1 अपॉन x की पावर 2, और इसके गुणा में ये x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 था। अब यहाँ पर इसके अंदर फिर से वही फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये x माइनस 1 अपॉन x हो जाएगा, और इंटू में x प्लस 1 अपॉन x होगा, और यहाँ पर ये x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर था, और ये ऊपर भी x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 था। अब यहाँ पर देखिए ये वैल्यू किसके बराबर होंगी, हमें यहाँ पर किन किन वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी, x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू की जरूरी पड़ेगी जो कि क्वेश्चन के अंदर दे रखी है √6, और x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर और x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला होता है x माइनस 1 अपॉन x बराबर ये √6 दे रखा हो, तो फॉर्मूला आपके पास होता है कि x प्लस 1 अपॉन x बराबर √p स्क्वायर प्लस 4 करके आप x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर ये p की वैल्यू क्या दे रखी है, √6 दे रखी है, तो यहाँ पर √6 का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये √6 का स्क्वायर 6 होगा, और ये 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10, यानी कि √10 आपके पास ये x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू आ चुकी है, तो आप इसी से क्या कर सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, ये आपके पास हो जाएगा √10 का स्क्वायर माइनस करेंगे 2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 8, यानी कि अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसी से x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4, फिर से यही कंसेप्ट लगाएंगे, तो ये 8 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 2 करेंगे, यानी कि 64 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये 62 आ जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए क्वेश्चन से, ये x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू क्या दे रखी थी, √6 दे रखी थी, और इंटू में x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर रखी है, कितनी है √10, तो ये √10 आ जाएगा, और गुणा में ये x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू 8 आ रखी है, और ये गुणा करेंगे x की पावर ये 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 की वैल्यू रखेंगे 62। अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, तो देखिए √2 यहाँ पर भी आ रहा है, √2 यहाँ पर भी आएगा, और ब्रेक √ के अंदर बचेगा √3 इंटू में √5, यानी कि √15 आ जाएगा, और 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 इंटू के अंदर √5 3 का 15 हो जाएगा, और ये आपके पास गुणा 8 और गुणा 62 आ जाएगा। या आप इसको सोल्व करेंगे तो 8 दूनी का 16 होगा, और 16 दूनी 32 हो जाएगा, और हासिल 3 आएगी, 16 की 96 और 3 क्या हो जाएगी, ये आपके पास 99 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 992 √15 आ जाएगा, ठीक है। इसको देखें यहाँ पर इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, ये √ के अंदर जो है 10 है, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5,
और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3। तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 3 बचेगा और अंडर रूट के अंदर 5 बचेगा, तो ये अंडर रूट 15 हो जाएगा और अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा। तो ये आप कर लेना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर a + 1/a बराबर 7 दे रखा है, तो यहाँ पर a की पावर 5 + 1/a की पावर 5 निम्न में से किसके बराबर होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आप कई बार कर चुके हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसको सोल्व करें तो आपको यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना होगा। यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने का मतलब क्या होता है, यही होता है कि आपको पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या चीज़ें हैं जो कि हमें डायरेक्ट याद कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर जिस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं तो उनके कंसेप्ट जो हैं वो आपको एकदम अपने माइंड के अंदर कंठस्थ कर लेने चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखिए a² + 1/a² को मल्टीप्लाई करेंगे a³ + 1/a³ से, तो ये a + 1/a जो है ये a की पावर 5 + 1/a की पावर 5 के अंदर प्लस के अंदर आएगा, फिर इधर भेजेंगे तो ये माइनस में आएगा। तो ये आप करेंगे तो आप समय बर्बाद करेंगे अपना। तो यहाँ पर देखिए इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं a² + 1/a²। तो ये आपके पास a² + 1/a² जो है ये बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर और माइनस कर देंगे 2, तो ये आपके पास 49 में से माइनस करेंगे 2, तो ये आपके पास 47 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर a³ + 1/a³ कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 7 का क्यूब माइनस के अंदर करेंगे 3 गुणे 7, ये आपके पास 343 - 21 यानी कि 322 आ जाएगा। और ये a² + 1/a² की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो ये आपके पास 47 इंटू में ये आप a³ + 1/a³ की वैल्यू 322 आ रखी है, माइनस कर देंगे 7, तो ये 47 गुणे 2 यानी कि ये आपके पास इसको गुणा कर दीजिए, ठीक है। 47 गुणे 2 यानी कि 94 आएगा और 94 का 4 हासिल 9 आएगी और फिर 94 9 103 आएगा, 3 हासिल 10 आएगी। अब यहाँ पर 47 का 3 से गुणा तो ये 120 और 21 141 और हासिल 10 आई थी तो ये 151 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस कर देंगे 7 तो ये आपके पास 15,127 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है cos 47 डिग्री इंटू में sec 133 डिग्री प्लस के अंदर sin 44 डिग्री और इंटू में cosec 136 डिग्री। देखिए 133 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, 133 डिग्री को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस के अंदर आप लिख सकते हैं 47 डिग्री, ठीक है। 180 में से 47 घटाएंगे तो 133 बच जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पर 136 को क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस के अंदर 44 डिग्री लिख सकते हैं, ये आपके पास 137 डिग्री वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये सेक 180 डिग्री माइनस थीटा होता है, तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है माइनस सेक थीटा के बराबर। तो आपके पास यहाँ पर 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है सेक 180 डिग्री माइनस थीटा हो तो इसे आप लिख सकते हैं माइनस का सेक थीटा, और कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा हो तो इसे सिर्फ कोसेक थीटा प्लस में ही रहेगा। अब ये कैसे रहेगा आपको यहाँ पर देखिए एक ग्राफ जो है आपने पढ़ रखा होगा, यहाँ पर अगर यहाँ पर देखें तो ये प्रथम चतुर्थांश के अंदर 90 डिग्री तक के जो है सारे ही त्रिकोणमितीय अनुपात जो है पॉजिटिव रहेंगे, सारे ही त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव रहेंगे। बट इसके बाद जो है यहाँ पर 90 डिग्री के बाद जो है 180 डिग्री तक जो है साइन थीटा और कोसेक थीटा सिर्फ ये दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी के सारे क्या रहेंगे नेगेटिव। इसके बाद बात करें यहाँ पर 180 डिग्री से 270 डिग्री तक तो ये सारे के टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव रहेंगे, और इसके बाद जो है ये आपके पास कोस थीटा और 360 डिग्री तक जो है 270 से 360 डिग्री तक जो है कोस थीटा और शेक थीटा ही पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। तो ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पर देखिए ये 180 डिग्री माइनस थीटा यानी कि सेकंड चतुर्थांश में आ रहा है, 180 डिग्री में से माइनस हो रहा है, तो यानी कि ये सेकंड चतुर्थांश में आ रहा है तो ये सेक थीटा यहाँ पर माइनस में होगा। इसी तरह से यहाँ पर कोसेक थीटा देखें तो ये भी सेकंड चतुर्थांश में ही आएगा, तो ये यहाँ पर कोसेक थीटा है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव में रहेगा। तो ये अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, मैं इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो जो है बनाकर डाल दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये आप रखेंगे तो ये कोस 47 डिग्री आएगा, कोस 47 डिग्री इंटू में ये सेक 47 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, सेक 47 डिग्री। अब ये प्लस के अंदर ये लेकिन सेक 47 डिग्री ये माइनस में आएगा तो ये वाला टर्म्स जो है माइनस में हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये साइन 44 डिग्री आ जाएगा और ये कोसेक 44 डिग्री आ जाएगा इसके गुणा में, ठीक है। तो ये आपके पास सेक जो है आपको पता है 1/cos थीटा होता है, यानी कि ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो यानी कि -1 आएगा और ये +1 आएगा और ये आपके पास क्या हो जाएगा -1 + 1 0 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रवि किसी काम को 40 दिन में कर सकता है और सुधा उसी काम को 60 दिन में कर सकती है। तो यहाँ पर देखिए रवि दे रखा है और सुधा दे रखी है। रवि 40 दिन में काम कर सकता है और सुधा जो है 60 दिन में काम कर सकती है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 120 यूनिट आ जाएगा। अब यहाँ पर इनकी क्षमताओं का अनुपात इनकी क्षमताएं कैलकुलेट कर लेंगे
तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा इसकी क्षमता, और इसकी 2 यूनिट क्षमता आ जाएगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया कि काम की शुरुआत जो है सुधा से होती है और उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो यहाँ पर देखिए सुधा काम शुरू करती है और फिर यहाँ पर रवि आएगा, फिर सुधा आएगी, फिर रवि आएगा, तो इस तरह से ये काम चलता जाएगा। तो यहाँ पर 2 दिन में कितने यूनिट का काम हो रहा है ये आप देखिए। सुधा की क्षमता जो है 2 यूनिट थी और इसकी क्षमता 3 यूनिट थी, यानी कि 2 दिन में जो है यहाँ पर 5 यूनिट का काम जो है हो रहा है। 2 दिन में 5 यूनिट का काम हो रहा है। टोटल हमारे पास 120 यूनिट का काम है, तो इसको 120 के करीब ले जाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 से करेंगे, तो ये 24 पंजे 120 हो जाएगा। इसको भी आपको 24 से मल्टीप्लाई कराना होगा, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 24 दूनी 48 दिन में जो है ये काम 120 यूनिट का कंप्लीट हो जाएगा। तो 48 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। यहाँ तक क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।